ये काम नहीं करोगे तुम सक्सेस नहीं हो पाने के हो। आवाज दो, हम एक हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। दोस्तों, मैं आप सबकी उपस्थिति संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, मैं आप सबकी उपस्थिति को और इस बिजनौर की जमीन को नमन करते हुए, परिचय मेरा सबने जान ही लिया होगा, मदन लाल आजाद नाम है, ठगी पीड़े जमा करता परिवार से अब मैं भाषण देने नहीं आया हूं, केवल आपको कुछ कानूनी बातें बताने आया हूं और इसी के लिए मैं निकला हूं। मेरा मकसद केवल इतना सा ही है। शास्त्री जी कहा करते थे कभी कभी, कैसे करोगे, एक आदमी जाग नहीं रहा। मैं कहा जी, जिस दिन एक जाग जाएगा मैं अपने जीवन को सार्थक समझ लूँगा कि एक जाग गया, अब मेरी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि दर्जनों लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं कहीं सैकड़ों भी हो जाते हैं, कहीं कहीं हज़ारों भी हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं सफल हूँ। और जो कानून ये बना है बर्ड्स एक्ट, अब इसका क्रियान्वयन होने से संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। आज नहीं तो कल इस कानून को लागू होना है और जैसे ही ये कानून लागू होगा आप सबका भुगतान भी निश्चित रूप से हो जाएगा। कई लोग ये सवाल करते हैं कि साहब ये कानून बन गया ठीक है, तो इससे कैसे भुगतान हो जाएगा। जब कंपनी भाग गई डायरेक्टर जेल में, या मान लो किसी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके लिए मैं, आप में से कई किसान होंगे, गन्ने की खेती करते होंगे, आप में से कोई करता है, गन्ने की फसल है तो गन्ने का भुगतान अधिकारी होता है ना। गन्ना अधिकारी जो होता है वो सरकार का ही आदमी होता है। गन्ना तो मिल खरीदता है, सरकार नहीं खरीदती आपसे। लेकिन जब मिल आपका भुगतान नहीं करता पैसे का, तो आप गन्ना अधिकारी के यहाँ शिकायत करते हो, डीएम के यहाँ शिकायत करते हो और दूसरे स्थानों पर शिकायत करते हो, तो वही आपका पैसा वसूल करके देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मजदूर होंगे, फैक्ट्रियों में काम करते होंगे, या घरों में, या कहीं भी किसी ऑफिस में, कंपनी में। और कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपका पैसा किसी मालिक ने नहीं दिया होगा, आपसे मजदूरी करा ली होगी, नौकरी करा ली होगी, तो उसके लिए आप मजदूरी भुगतान अधिकारी या श्रम समझौता अधिकारी के यहाँ गए होंगे, या न्यूनतम वेतन अधिकारी के पास गए होंगे। वो भी सरकार का आदमी होता है। वो क्या करता है, वो भी आपका भुगतान दिलाता है। तो उसी तरह का ये कानून है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसको सर्वसम्मति से हमारे देश की संसद ने पारित किया और इसको योगी सरकार ने भी मान्यता दी, नोटिफाइड किया कि यूपी सरकार का प्रत्येक जिला अधिकारी, प्रत्येक डिविजनल कमिश्नर भुगतान अधिकारी होगा ठगी पीड़ितों के लिए, और वो उनका पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर 2 गुना से लेकर 3 गुना तक वापस दिलाएगा। ऐसा इस कानून में प्रोविजन है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि अभी तक पूरे देश में कहीं भी ऐसा नहीं हो सका कि कहीं बर्ड्स एक्ट 2019 की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कोई बोर्ड लग गया हो। जैसे यहाँ ये लगा हुआ है, ये महात्मा विदुर सभागार लिखा हुआ है, या वो देखिए उसको देखिए पीछे न्यायालय उप जिला अधिकारी सदर बिजनौर लिखा है ना। ऐसे ही अगर लिखा हो कि भुगतान अधिकारी बर्ड्स एक्ट 2019, तो आप तो आज तो कम हो, जिस दिन पट्टी लग जाएगी उस दिन पूरे बिजनौर के लोग उमड़ पड़ेंगे। मैं समझता हूँ ले करके हल्ला मचा देंगे, और डीएम हो, एसपी हो, एसडीएम हो, या जो भी हों, उन्हें बाहर निकल के आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यार क्या हो गया, इतने लोग कहाँ से आ गए, सब आ जाएंगे। तो हमारी जो फिलहाल लड़ाई है वो केवल इतनी सी है कि एक नेम पट्टिका लग जाए, जैसे लिखा हुआ है न्यायालय उप जिला अधिकारी सदर बिजनौर, ऐसे यहाँ लिख जाए भुगतान अधिकारी बर्ड्स एक्ट 2019, ताकि आपके जिले के, देश के, राज्य के तमाम ठगी पीड़ित उस अधिकारी के यहाँ आकर के अपने भुगतान का दावा फाइल करें और अपना पैसा उनको वापस मिल सके। दोस्तों, बहुत सारे अधिकारी कहते हैं कि साहब हम नहीं जानते बर्ड्स एक्ट क्या है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर तू बर्ड्स एक्ट को नहीं जानता, तो ये एक यूपी सरकार का भी एक्ट है अपना अलग, उत्तर प्रदेश का ये जो है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में यूपी पीआईडी एक्ट 2016।
वैसे वही नाम है इसका जो बट्स एक्ट का है, सेम ही नाम है, ये हर राज्य के अलग अलग हैं। इस एक्ट में भी ये प्रोविज़न है डीएम को अथॉरिटी है, लेकिन ये 2016 का एक्ट है। डीएम साहब के यहाँ कहीं भी इस एक्ट का भी नाम नहीं लिखा हुआ। इस कानून का अर्थ भी यही है कि इसमें डीएम अथॉरिटी है और डीएम कंपनी से आपका पैसा, जो भी कंपनी भाग गई है उसके जो डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, उनको गिरफ्तार करेगा, उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करेगा, नीलाम करेगा, आपका भुगतान करेगा। ये एक्ट भी ये कहता है। लेकिन कोई भी डीएम तैयार नहीं होता जल्दी से आपके दावे स्वीकार करने को, कोई एसडीएम नहीं होता, कोई डिविजनल कमिश्नर नहीं होता। और नेताओं को तो पड़ी क्या है, क्योंकि नेता तो स्वयं ही ठग हैं। मैडम शायद बुरा मान जाएंगी, लेकिन चाहे वो विपक्ष में बैठे हुए लोग हों या सरकार में बैठे हुए लोग हों, उनका तो एकमात्र मकसद देश को, देश की जनता को ठगना होता है। अन्यथा जैसा कि भाई साहब बोल रहे थे, आर्या साहब, हमारे वेदपाल आर्या जी, वो सुब्रत राय सहारा 2016 से पैरोल पे चल रहा है। दुनिया के इतिहास में इतनी लंबी पैरोल आज तक किसी को नहीं मिली। इतने लंबे समय तक कोई आदमी केवल पैरोल पे रहा है। आज 6 साल हो गए। 9 दिन के लिए उसको 13 दिन के लिए पैरोल दिया गया था, मात्र उसकी माँ के अंतिम संस्कार और 13वीं के लिए। उसकी माँ की डेथ हो गई थी 2016 में, और उसकी माँ के बाद पता नहीं और कितने मर गए देश भर में सहारा के कार्यकर्ता, मैनेजर, एजेंट, लेकिन उसका पैरोल ख़त्म नहीं हुआ। और वो आज भी लोगों को गुमराह करता है, ठग रहा है, पैसा जमा करता है, लोगों से पैसा लेता है और बार बार झूठ बोलता रहता है देश के साथ, सरकारों के साथ कि मैं पूर्व भुगतान कर दूंगा, तिथि आने से पहले सबका डबल भुगतान कर दूंगा। ऐसा दावा उसने कई बार किया है, लेकिन आज तक वो अपने किसी भी दावे पर खरा नहीं उतरा। उसको दंडित करने की ड्यूटी, उससे पैसा रिकवर करके आप लोगों को देने की ड्यूटी जिस सरकार की थी, जिस प्रशासन की थी, वो मौन है, सब मिले हुए हैं, उसकी जेब में रहते हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसके साथ उसका वीडियो ना हो या फोटोग्राफ्स ना हो, चाहे वो कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों। और मुख्यमंत्री तो उसके मतलब एक तरह से कहें तो तलवे चाटते हैं कितने। मुख्यमंत्रियों की तो कोई औकात नहीं, जब उसके खिलाफ हजारों FIR हैं। तो जिस आदमी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएं वो तो घोषित ठग हो जाता है, अपराधी हो जाता है, तड़ी पार कर देती है उसको पुलिस। 3 FIR अगर किसी के खिलाफ हो जाएं किसी डिस्ट्रिक्ट में तो उसको जिला पार कर देते हैं, दरबदर कर देते हैं, देश से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन सुब्रत राय सहारा हो, चाहे ये आपका क्या बोलते हैं DPRs वाला हो, जेल में है जो, हाँ, चाहे वो निर्मल सिंह बब्बू हो, पीएस पुलिस वाला, पल्स वाला, या और दूसरे, एक वो KBCL वाला है, देखेंगे जयकिशन राणा, ये तो खुला घूम रहा है, कर्मभूमि वाला खुला घूम रहा है, एक वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाला है, मितेश अग्रवाल खुला घूम रहा है। इनके खिलाफ हमारी पुलिस प्रशासन या नेता, या कह सकते हैं कि नेता उनको कार्रवाई नहीं करने देते, क्योंकि नेताओं को पैसा मिलता है। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर के मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई अधिकारी हो, वो तब तक बदमाशी कर सकता है, तब तक आपकी अनदेखी कर सकता है, तब तक आपका अपमान कर सकता है, जब तक आप जागरूक नहीं। जिस दिन कोई एक व्यक्ति भी जागरूक हो गया तो देश के प्रधानमंत्री की, देश के राष्ट्रपति की, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की, किसी जिलाधिकारी की, किसी SP की या किसी थानेदार की इतनी औकात नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसको अपमानित कर सके, उसकी उपेक्षा कर सके या उसकी न्यायपूर्ण मांग को अनसुना कर सके। यहाँ कमजोरी केवल और केवल हमारी है कि हम लोग जागरूक नहीं हैं, संगठित नहीं हैं। इसलिए इस चीज़ का फायदा अधिकारी भी उठाते हैं, नेता तो उठाएंगे ही उठाएंगे। आपको केवल जागरूक होने की आवश्यकता है। आज हम आए हैं, यहाँ बात होगी, ठीक है, मेमोरेंडम देंगे। वैसे तो सारी जगह जहाँ जहाँ गया हूँ मैं ADM या DM खुद लेने आए हैं, उम्मीद करता हूँ यहाँ भी लेने आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपका काम होगा। और अगर नहीं होता है तो 15 नवंबर 2022 को दिल्ली में बड़े संसद सत्याग्रह का आयोजन हमने किया है, वहाँ आप सबको आना है और उस दिन तय कर देंगे कि पूरे देश में बट्स एक्ट 2019 के भुगतान अधिकारी की पट्टिकाएं लगनी चाहिए हर ऑफिस के ऊपर। और अगर नहीं लगेगी तो फिर दोबारा से मैं निकलूंगा, और उस बार अकेला नहीं निकलूंगा, एक काफिले के साथ निकलूंगा। इंकलाब! इंकलाब! इंकलाब!
और हर जिले में अल्लाह तुम संघर्ष करो, अल्लाह तुम संघर्ष करो, हर जिला अधिकारी के कार्यालय पर अपने हाथ से भुगतान अधिकारी बंट्स एक्ट 2019 में पट्टी ठोकेंगे, पट्टियां बना करके साथ लेके चलेंगे। 15 नवंबर तक का टाइम है इन लोगों के पास। ये जितनी भी गुंडागिरी कर सकते हैं कर लें, जितना कानून का अपमान कर सकते हैं कर लें, जितनी हमारी उपेक्षा हमारा अपमान कर सकते हैं कर लें। हमें कोई असर नहीं पड़ता, चूंकि हम किसी के वो मान सम्मान के भूखे नहीं है, किसी पद के भूखे नहीं है, कोई चुनाव नहीं लड़ना है। कई साथी कहते हैं साहब आप चुनाव का बहिष्कार की बात करते हो, पहले मतदान फिर भुगतान की बात हो, पहले भुगतान फिर मतदान की बात करते हो, आप राजनेताओं की बहुत आलोचना करते हो। कल को आप भी कहीं अरविंद केजरीवाल तो नहीं हो जाओगे। तो दोस्तों मेरे जीवन का सिद्धांत है, मैंने बहुत पहले से, मैं तो 50 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी आदमी को किसी भी राजकीय पद पर देखना नहीं चाहता। मैंने तो एक किताब लिखी हुई है बहुत सारी, तो मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जिस काम के लिए हमें ईश्वर ने बनाया है या जो काम ईश्वर हमसे करवाना चाहता है, ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण, वो काम हम संसद में पहुँच के या विधानसभा में पहुँच के नहीं कर सकते हैं कभी भी। चूँकि वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो नरेंद्र मोदी जैसे सन्यासी बेईमान हो जाते हैं, उस कुर्सी पर बैठ के 10 करोड़ का सूट करने लगते हैं। उस कुर्सी पर बैठकर उस कुर्सी पर बैठकर योगी आदित्यनाथ जैसा सन्यासी आदमी बेईमान हो जाता है। उस कुर्सी पर बैठकर दुनिया का मतलब तथाकथित सबसे बड़ा ईमानदार, मीडिया की भाषा में कहें तो वो क्या नाम है दिल्ली का मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी बेईमान हो जाता है, शराब माफिया बन जाता है। उस कुर्सी पर बैठकर वो मिस्टर क्लीन का एक नारा दिया गया था, राजीव गांधी जैसा आदमी बेईमान हो गया था। तो उस कुर्सी पर बैठने के बाद तमाम लोग बेईमान हो जाते हैं। और बेईमान रहते हुए कोई भी व्यक्ति इस देश में ठगों का विनाश नहीं कर सकता। मुझे तो ठगों का सर्वनाश चाहिए। मैं नहीं देखना चाहता किसी भी ठग को कि कोई भी हमारी इस पावन पवित्र भारत भूमि पर एक भी ठग रहे, चाहे वो सुब्रत राय हो, चाहे निर्मल सिंह भंगू हो, चाहे ये कौन सा दुबे है बीपीएफ वाला, क्या नाम है, दुर्गा प्रसाद दुबे हो, चाहे वो शशिकांत तिवारी हो, चाहे वो संजय भाटी हो या कोई भी हो। मैं तो सारे ठगों का सर्वनाश चाहता हूँ। और मुझे पता है वो तभी होगा जब हम संसद में जाने की इच्छा को, विधानसभा में जाने की इच्छा को या किसी से और कोई धन पद सम्मान की इच्छा को मलमूत्र की तरह त्याग देंगे, सर पर कफन बांधकर निकलेंगे, तो हम ये काम करवाने में कामयाब हो जाएंगे। एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब हिंदुस्तान में तमाम ठगों का नाश होगा। और आप जितने भी लोग पीड़ित हो, दर दर की ठोकर खा रहे हो, कितने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख चुके हो, कितने लोगों के शवों को कंधा दे चुके हो, आप सबका भी भुगतान निश्चित रूप से होगा। इस बात को लेकर किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, केवल आपको जागने की आवश्यकता है। प्रत्येक जिले का जिलाधिकारी भुगतान अधिकारी है इन कागजों के अनुसार। ये कागज मेरे घर के नहीं है, ये भारत सरकार के कागज हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भुगतान का दावा अपने अपने जिलाधिकारी को करो। आज नहीं तो कल उसे आपका भुगतान करना होगा, और वो नहीं करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। उसके खिलाफ भी लॉ है। कोई अधिकारी अगर अपनी कुर्सी पर बैठकर, शासन की कुर्सी पर बैठकर अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो उसके ऊपर और बहुत सारे अधिकारी हैं, उनको शिकायत की जा सकती है, उसके खिलाफ सत्याग्रह किया जा सकता है, उसके खिलाफ आप अदालत जा सकते हो। और कोई भी ना सुने तो सत्याग्रह करके जनमत पैदा करके ऐसे बेईमान सिस्टम को फाड़ फेंकने का अधिकार तो आपको है ही। इसको तो कोई नहीं रोक सकता ना। 20 करोड़ पीड़ित हैं हिंदुस्तान भर में। अगर आप लोग ठीक से भी मार लोगे तो कई प्रधानमंत्री आपके दुख से उड़ जाएंगे, इतनी तेज हवा हो जाएगी आपकी खून की। केवल आपको अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है कि आप अपनी ताकत को पहचानें। आप अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हो। आपको लगता है कि आपको पुलिस सुरक्षा दे देगी। इस पत्र में भी लिखा है आज वाले मेमोरेंडम में भी भाइयों ने। जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को कि आपको एजेंट भाइयों को सुरक्षा मांगने की जरूरत नहीं है किसी से। आपको कोई सुरक्षा नहीं दे पाएगा। कुछ लोग हाईकोर्ट इलाहाबाद में गए, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने वो रिट पिटीशन खारिज किया। कुछ लोग अभी जबलपुर मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, जबलपुर खंडपीठ, वहाँ गए इसी बात को लेकर कि एजेंट को सुरक्षा दे दी जाए, वो खारिज करती रिट पिटीशन। बहुत सारे लोग दिन और रात, एक वो कौन सी कोई
ठगनी है, कौन सी रानी है, क्या नाम है उसका, कौन सी फाउंडेशन बना रखी है, वो कहती रहती है मैं एजेंट को सुरक्षा दिलाऊंगी। दोस्तों, एजेंट को कोई सुरक्षा कहीं से नहीं मिल सकती है। एजेंट को सुरक्षा केवल और केवल तब मिल सकती है जब आप अपने जमाकर्ता के भुगतान के लिए लड़ोगे, उसका भुगतान करवा दोगे। जब तक आप भुगतान की लड़ाई नहीं लड़ोगे, नेता आपको मूर्ख बनाते रहेंगे, आपका शोषण करते रहेंगे, आपसे चंदा वसूलते रहेंगे। इसी बात पे हम एजेंट को सुरक्षा दिलाएंगे। आपको सुरक्षा मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। सच बात तो ये है, केवल और केवल आप अपना और अपने जमाकर्ताओं का भुगतान मांगिए। जैसे ही भुगतान की प्रक्रिया आरंभ होगी, आपको सुरक्षा ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जिन जमाकर्ताओं ने आपके कहने पर अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई ठगों के हवाले कर दी, वो आपके कोई दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है, मित्र हैं। जिस दिन आप ईमानदारी के साथ उनसे नजरें से नजरें मिलाकर, उनको साथ लेकर उनके भुगतान के दावे यहाँ जिलाधिकारियों के कार्यालयों में करवाना शुरू कर दोगे, आपके ऊपर से तमाम खतरे ऑटोमेटिकली टल जाएंगे। तो किसी से सुरक्षा मांगने की आपको या किसी को भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप सुरक्षा मांगोगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा आपको, थानेदार के सामने, डीएम के सामने, एसपी के सामने। और जब गिड़गिड़ाओगे तो गिड़गिड़ाने वाले आदमी की साहब कोई वक्त नहीं हुआ करती है दुनिया में, कोई नहीं सुनता गिड़गिड़ाने वाले आदमी की। दया तो कहते हैं कि दया तो भगवान की भी नहीं मांगनी चाहिए, वो भी पाप है अगर आप किसी की दया मांगते हो। दया मत मांगो, अपना अधिकार मांगो, ये आपका अधिकार है। बर्ड्स एक्ट 2019 हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया है और इसको लागू करना प्रत्येक सरकारी अधिकारी का कर्तव्य है। तो मैं तो केवल आपको भयमुक्त बनाने आया हूं कि तमाम साथी भयमुक्त होकर के अपने अधिकार की मांग करें, अपने और अपने जमाकर्ता के भुगतान की मांग करें। इस देश के संगठन, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनकी ताकत मानी जाती है, वही मालिक होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, एसपी हो, ये सब आपके नौकर हैं, कर्मचारी हैं, ये मालिक नहीं है देश के। आप केवल क्या मांग रहे हो? छोटी सी चीज मांग रहे हो, भुगतान। और भुगतान के लिए बाकायदा एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के क्रियान्वयन की मांग आप लोग कर रहे हो। कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हो। इसकी कौन सा टिकट था, आपके इलाके का ही नेता है वो राकेश टिकैत की तरह कानून वापसी की मांग नहीं कर रहे हो आप तो बने बनाए हुए कानून को क्रियान्वित करने की मांग कर रहे हो। बहुत छोटी सी मांग है, न्यायपूर्ण मांग है, इसको मान लेना चाहिए शासन को। और अगर शासन आपकी मांग नहीं मानता है तो कसम खा लो, शपथ ले लो कि आप सब तब तक मतदान का बहिष्कार करोगे जब तक आपका भुगतान नहीं हो जाता। और जिस दिन आप ऐसा संकल्प ले लोगे, उसके अगले दिन ही देखना, उसी क्षण देखना आप कि आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। दोस्तों, तो मैं अब और ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अगर किसी के मन में कोई संदेह हो, प्रश्न हो, करना चाहे तो वो प्रश्न कर सकता है, मैं उसका जवाब दूंगा। क्योंकि बहुत सारे साथियों को इस तरह से बहकाया जाता है कि साहब बर्ड्स एक्ट एजेंट के खिलाफ है। तो दोस्तों, ये बर्ड्स एक्ट है, पूरा पढ़ लो। इसमें कहीं भी एजेंट शब्द ही नहीं है, एजेंट के खिलाफ नहीं है बर्ड्स एक्ट कहीं भी। जो लोग इस तरह की अफवाह फैलाते हैं कि बर्ड्स एक्ट के तहत एजेंट जेल में चले जाएंगे, एजेंट की कुर्की हो जाएगी, वो झूठ बोलते हैं। एजेंट के खिलाफ है 420 IPC 1860, एजेंट के खिलाफ है 120B IPC 1860, एजेंट के खिलाफ है 406 IPC 1860। उन धाराओं के तहत एजेंट के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, अब तक जितने हुए हैं उसमें ही एजेंट जेल गए हैं। बर्ड्स एक्ट तो जिस दिन से आया है उस दिन से आपको सबको राहत मिल गई है, एक उम्मीद जगी है देश को कि अब उनका भुगतान हो जाएगा, उनका पैसा डूबेगा नहीं। इससे तो आपको अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लाभ ही लाभ हुआ है। इसलिए जो ठग और ठगिनी आपको ये बोलते हैं कि बर्ड्स एक्ट एजेंट के खिलाफ है, एजेंट को जो है इसमें जेल भेज दिया जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी को कर दी जाएगी, वो झूठ बोलते हैं। और वैसे भी आप में से मैं समझता हूँ, मुझे तो शायद ही एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो एजेंट हो। अभी एक हमारे साथी आए हुए थे, मैनेजर बता रहे थे स्वयं को, लेकिन उनके भी बहुत सारे पैसे जमा हैं सहारा इंडिया में, तो वो जमा करता भी हो गए। तो ऐसा जमा करता थे वो, ऐसा आप में से कोई नहीं होगा जिसका कुछ रुपया कंपनी के अंदर जमा ना हो। इसलिए इस शब्द को ही बहिष्कृत कर दो कि जी आप एजेंट हो। आप स्वयं को जमा करता कहिए, क्योंकि आपका पैसा भी उस कंपनी में जमा है। तो आप सब जमा करता हो गए, एजेंट कहते ही काहे को अपने आप को एजेंट कहने से कौन सी कलंगी लग रही है कि साहब इज्जत बढ़ जाती है, और जमा करता कहने से कौन सी इज्जत घट जाती है।
तो अपना जो आपका मूल दुख है उस दुख को समझिए, उसके कारण को समझिए। निवारण आपके पास मौजूद है बर्थ एक्ट के रूप में। आप सबका कल्याण हो सकता है, आपके जमाकर्ताओं का कल्याण हो सकता है और हमारा भी जीवन सार्थक हो सकता है कि हम इतने सारे लोगों के काम आए अपने जीवन में। तो दोस्तों, आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन कि आपने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ आए, मेरी और मेरे साथियों की सबकी बात सुनी। अपनी पीड़ा भी अगर किसी को कोई व्यक्त करनी है तो कर सकते हैं। सकारात्मक रहना है दोस्तों, नकारात्मक नहीं होना। ये नहीं सोचना कि साहब ये हो नहीं सकता, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा कुछ काम नहीं है जो हो नहीं सकता। यहाँ तो अनहोनी हो जाती है, आपका तो होने वाला है। इसलिए बिल्कुल दिमाग में पॉजिटिव रहते हुए आपको ये मान के चलना है कि अब आपका भुगतान होकर रहेगा। अपने अपने आवेदन दाखिल करने हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अरे कोई बात ना, खाली